हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज हम लोग फिर हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए, आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग छायावाद के प्रश्नों को देख रहे हैं। एक दो वीडियो और होगा छायावाद पे, इसके बाद हम लोग सीधे प्रगतिवाद पे पहुँच जाएंगे। चलिए, एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी को आज सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है, यहीं पूछा है। क्या कामायनी नहीं है, या फिर प्रिय प्रवास नहीं है, या फिर साकेत नहीं है, या फिर पल्लव नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया। एग्जाम हाल में नहीं को इस तरह अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि याद रहे कि हाँ नहीं पूछा है। तो कामायनी बिल्कुल महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। प्रिय प्रवास बिल्कुल हरिऔध जी का महाकाव्य है। साकेत बिल्कुल महाकाव्य है। कौन सा पल्लव महाकाव्य नहीं है। यदि यह महाकाव्य नहीं तो है क्या, यह काव्य संग्रह है। क्या है, काव्य है। क्या है, काव्य संग्रह। याद रखिएगा, किनका है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत का है। किनका है, सुमित्रानंदन पंत का है। याद रखिएगा। पल्लव को और क्या कहा जाता है, इसे छायावाद का घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र, या फिर इसी को इंग्लिश में मैनिफेस्टो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि यह क्या है, छायावाद का मैनिफेस्टो है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर भी वहीं गलत वाला पूछा है। ऑप्शन ए है, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन बी है, पल्लव पंत जी की रचना है। बिल्कुल सत्य बात है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सत्य बात है। पंत जी का लोकायतन क्या है, महाकाव्य है। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये बात गलत है। भारतेंदु युग के कवि कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। पंत जी किससे रिलेटेड हैं, तो ये छायावाद से रिलेटेड हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ पंत जी भी हैं। याद रखिएगा। पल्लव की रचना कब की हैं, तो 1928 ईस्वी में किए, ये बात भी याद रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। निराला की अंतिम कविता कौन सी है। क्या राम की शक्ति पूजा है, या तुलसीदास है, या फिर सरोज स्मृति है, या फिर ऑप्शन डी है कि पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग को ज्ञात होगा इनकी अंतिम कविता कौन सी है, तो पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, यही इनकी अंतिम कविता है। याद रखिएगा। बाकी राम की शक्ति पूजा कब है, तो 1936 ईस्वी में रचित निराला के द्वारा राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। तुलसीदास की रचना इन्होंने 1938 में की है। याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। क्या दीपशिखा है, या फिर यामा है, या फिर निहार है, या फिर रश्मि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निहार है। कौन सा है, निहार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब निहार कब रचित है, तो 1930 ईस्वी में रचित है। किनके द्वारा, महादेवी की वर्मा जी के द्वारा। और इसकी भूमिका किसने लिखी, इसकी भूमिका लिखने वाले हरिऔध जी हैं। कौन है, हरिऔध जी। याद रखिएगा। रश्मि 1932 ईस्वी में रचित रचना है। यामा 1940 ईस्वी में रचित रचना है। और इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1982 ईस्वी में मिला था। कौन सा पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। क्या दिनकर जी हैं, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद के लेखक प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की है। इनके लेखक कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। याद रखिएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे लोकायतन, चिदम्बरा, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, उच्छ्वास, ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं।
बाकी और भी रचनाएं जैसे निराला जी की हैं, अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अपरा, अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सब निराला जी की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता एक नहीं है। बताइए स्वच्छंदतावाद, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो रोमांटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? इसी को रोमांटिज्म कहते हैं, रोमांटिज्म इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी विशेषता कौन एक नहीं है? प्रकृति पर्यवेक्षण बिल्कुल है, प्रेम चित्रण बिल्कुल है, कथा गीत प्रयोग बिल्कुल सत्य बात है, ब्रज भाषा में रचना ये बात गलत है। छायावाद में कहीं भी ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। छायावाद में किसका प्रयोग हुआ है? तो खड़ी बोली का। किसका प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता कौन है? क्या निराला जी हैं, या बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, या फिर पंत जी हैं? तो लोकायतन क्या है? महाकाव्य है। और किनका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का है। हम लोग अभी देखे हैं इनका क्या है? महाकाव्य है, याद रखिएगा। पंत की रचनाएं हम लोग ओरली अभी देखे हैं, लोकायतन, चिदम्बरा, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, बीड़ा ग्रंथि, उच्छ्वास, ये सब इन्हीं पंत जी की रचनाएं हैं। बाकी निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अपरा, अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये सब निराला की काव्य कृतियाँ हैं। लगे हाथ माखनलाल चतुर्वेदी को भी देख लेते हैं। ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। पहले तो यह बात ध्यान रखिएगा, छायावाद से रिलेटेड नहीं है। और इन्होंने हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, युग चरण, समर्पण, माता, ये सब ग्रंथ की क्या किए? रचना किए। और नवीन जी की भी रचनाओं देख लेते हैं, जैसे कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, ये सब किनका है? तो नवीन जी का है। अगला प्रश्न है, आंसू है क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है, या फिर अतुकांत काव्य है, या फिर प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आंसू क्या है? तो मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य को दूसरा नाम क्या है? इसी को हम लोग रबड़ छंद या फिर केचुआ छंद भी कहते हैं। कौन सा छंद? तो रबड़, या फिर इसी को केचुआ छंद भी कहते हैं, याद रखिएगा मुक्तक को। और मुक्तक के प्रवर्तक निराला जी हैं, ये बात भी ना भूलिएगा, याद रखिएगा। और आंसू के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है कि आंसू कब हम लोग को आने लगे? जब विष पीने लगे शंकर जी, तो हम लोग को डर लगने लगा कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए क्या हुआ? हम लोग को आंसू आने लगे। ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। और रचना कब है? तो 1925 में है। 25 वर्ष के जब थे तभी इन्होंने ऐसा कारनामा किए थे। या फिर ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, 25 वर्ष का नवयुवक या युवती रोती है तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा का, या रामेश्वर शुक्ल अंचल का, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो छायावाद के युग के, जैसे कि इनका अन्य रचनाएं हैं कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, प्राणार्पण, विनोवा स्तवन, ये सब नवीन की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? क्या जयशंकर प्रसाद है, या महादेवी वर्मा है, या रामवृक्ष बेनीपुरी है, या फिर विष्णु प्रभाकर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। यहाँ पे रहस्यवाद आप लोग देखते ही समझ गए होंगे, रहस्य दर्शन कि अगर जहाँ भी अगर कोई पंक्ति में रहस्य दर्शन दिख जाए तो तुरंत महादेवी वर्मा को आप लोग आंख मूंद कर लगा दीजिएगा। और महादेवी वर्मा इसलिए लगाइएगा क्योंकि महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी ये महादेवी वर्मा? तो बौद्ध दर्शन से।
पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और माधवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी इसकी रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। बिल्कुल गलत बात है, जहाँ भी नकारात्मक आ जाए बिल्कुल गलत हो जाएगा। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी, इससे भी और ऊंचा क्या हो सकता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे। ऐसा तो भाई कोई कहीं बात नहीं है, कोई व्यक्ति रचना कर देगा, दूसरा उसको तोड़ने के लिए ही आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। कठिनाई का सामना करना कोई नहीं चाहता था, नहीं आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह बात भी गलत ही हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? बी वाला हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का, या ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद का, या ऑप्शन डी मुक्ति बोध का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। सुपर मोस्ट है, इसको बिल्कुल स्टार लगा कर लिखिएगा आप लोग, बिल्कुल डबल स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? ऑप्शन ए है, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल समर्पित थे प्रकृति के प्रति। कौन? पंत जी। यहाँ पंत जी के बारे में बातें हो रही हैं। दूसरा ऑप्शन है, पंत जी को अल्मोड़े के बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी और दूसरे को नहीं मिला। मिल सकता है भाई, कोई व्यक्ति वहाँ रहकर फिर यहाँ रहे तो मिल सकता है, तो यह बात तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है तीसरा है, प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है, ये बात भी गलत है। प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना, बिल्कुल गलत बात है। सबसे अच्छी बात कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रकृति का निरीक्षण इनके जैसा और कोई नहीं कर सकता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता शुक्ल नवल प्रकाश, विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? क्या पल्लव का यह वाक्य है, या राम की शक्ति पूजा का, या चांद का मुंह टेढ़ा है इसका, या फिर कामायनी का? तो इसका सही जवाब कामायनी हो जाएगा। कामायनी कितने सर्गों में है? तो कामायनी 15 सर्गों में रचित। पहला सर्ग कौन सा है? चिंता। और लास्ट 15वां सर्ग कौन सा है? तो आनंद है, याद रखिएगा। बाकी एक बार मैं फिर क्रमशः बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए या याद हो जाए। जैसे पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, और लास्ट है 15वां आनंद। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन बिरह कोक? क्या यह पंत की है, या गे की, या प्रसाद की, या निराला की? इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। किनकी है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन को पहचानना है। पहला ऑप्शन है श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, बिल्कुल सत्य बात है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, बिल्कुल सत्य बात है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध हुआ है, बिल्कुल सत्य बात है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें संकलित नहीं है। यहाँ पे नहीं आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्या है, गलत है। अंधेरे में जो कविता है वो चांद का मुंह टेढ़ा में क्या है, संकलित है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति कौन सी थी? पल्लव, या साकेत, या जौहर, या परिमल?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव। और पल्लव रचित कब है? तो 1928 में। और किनके द्वारा? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और युगांत छायावाद का अंत माना जाता है। 1936 में रचित पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ। क्या गुंजन को, या पल्लव को, या ग्राम्या को, या फिर लोकायतन को? और सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का राजकुमार कवि इत्यादि नामों से जाना जाता है। इनकी रचना गुंजन 1932 में रचित है, ग्राम्या 1940 ईस्वी में रचित है, पल्लव 1928 ईस्वी में रचित है, और लोकायतन 1964 ईस्वी में रचित महाकाव्य है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पल्लव। पल्लव को ही क्या कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी की नहीं है? यहाँ पे निराला की रचना कौन एक नहीं है, यही पूछा है। पहला ऑप्शन है अनामिका, ऑप्शन बी में है गीतिका, ऑप्शन सी है परिमल, ऑप्शन डी है निशीथ। तो अनामिका, परिमल, गीतिका इनकी रचना है। और निशीथ किनका है? तो यह राम कुमार वर्मा का, यही एक नहीं है। ये रचना इनकी नहीं है, बल्कि यह किनकी रचना है? तो राम कुमार वर्मा की रचना है, याद रखिएगा। बाकी गीतिका 1936 ईस्वी में रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और अनामिका कब रचित है? तो 1923 ईस्वी में रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परिमल 1930 ईस्वी में रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? क्या यह संस्मरण है, या उपन्यास है, या काव्य है, या निबंध है? तो कला और बूढ़ा चांद क्या है? तो काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनकी अन्य कौन कौन सा काव्य संग्रह है? जैसे बीड़ा, पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन, युगपथ और स्वर्ण किरण, यह सब क्या इनके अन्य काव्य संग्रह हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? महादेवी की रचना कौन सी? एक तरफ कवि दिए हुए लेखक और दूसरे तरफ उनकी दी हुई रचनाएं हैं। इनमें रचयिता कौन है? चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिक से, मेरा ट्रिक कोई काम आ रहा है या नहीं। बन बेला किनकी रचना है? तो बन बेला रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किनकी रचना है बन बेला? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उत्तरा, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सब रचनाएं किनकी हैं? तो ये सब रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं, याद रखिएगा। परिक्रमा आप लोग समझ गए होंगे, महादेवी वर्मा, परिक्रमा महादेवी वर्मा। मामा लास्ट में है, याद रखिएगा। चित्राधार तो आप लोग समझ गए होंगे, जयशंकर प्रसाद। कितने तीर की तरह, एकदम बाण की तरह। और रामनरेश त्रिपाठी की रचना आप लोग समझ रहे हैं, मिलन, पथिक, सब किनकी रचना है? सब रामनरेश त्रिपाठी की है। इस तरह से हम लोग ए का दूसरे में, बी का तीसरे में देखते हैं तो कोड में कौन सा है? ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पाँचवा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की, या दूसरे तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं, बताइए कौन सी कविता किनकी है? प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, बीड़ा वादनी वादनी वरदे, बीड़ा वादनी वरदे, किनकी रचना है? निराला की। कैसी है प्यारी सी रचना है, निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। बिल्कुल मधु आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे किनकी रचना है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगले पंक्तियों की ओर बढ़ चलते हैं। अरे कहीं देखा है तुमने मेरे प्यार करने वाले को? हा बारे प्रसाद जी, आप तो ऐसा प्यार बरसा रहे हैं, क्या बताएं, बिल्कुल प्रसाद की तरह। सी का ए में चला जाएगा। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह किनकी रचना है? तो बिल्कुल महादेवी वर्मा की है। किनकी है? महादेवी वर्मा की है ये पंक्तियाँ। नीरजा, नीरव मिलता जुलता नाम है, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी सुमित्रानंदन पंत की भी हम लोग पंक्तियाँ एक देख लेते हैं ई नंबर पे। इनकी पंक्ति है, सुंदर है बिहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है बिहग सुमन, लिख लेता हूँ।
सुंदर है बिहग सुमन, बिहग सुमन, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर। मानव तुम सबसे सुंदरतम, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्तियाँ किनकी है? तो पंत जी की। चलिए, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर रही लीलामय आनंद, माँ चिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? चिंता सर्ग से, या आशा सर्ग से, या श्रद्धा सर्ग से, या फिर लज्जा सर्ग से? तो कामायनी की ली गई पंक्तियाँ श्रद्धा सर्ग से। किससे है? श्रद्धा सर्ग से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखता अबाध गतिमुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने के बारे में बात कर रहे हैं? क्या पंत जी की, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को, या फिर अपनी, या फिर महादेव वर्मा की? तो किनकी रचनाओं को? अपनी रचनाओं को। किनकी? अपनी रचनाओं को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जूही की कली निराला की रचना है, याद रखिएगा। और जूही की कली नामक कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे वापस कर दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, या फिर राम के पूजा में बैठने से, या फिर राम सीता के उदात्त प्रेम से, या ऑप्शन डी दुर्गा की उपासना से? तो राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में रचित किनकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। बहुत लंबी कविता है, याद रखिएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रारंभ कब होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से ही इसका प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।